हेलो गाइस। तो आज हम फिर से कंस्ट्रेंट को ख़त्म करते हैं, है ना। तो इस सेशन में कंस्ट्रेंट का खात्मा, ठीक है। तो 1 घंटे का सेशन होगा। बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम लेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, ये देखिए, एक पुली है और उस पर जो है दो जो हैं बॉल्स लटक रहे हैं। क्या लटक रहे हैं? बॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक का एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है, जो फर्स्ट बॉल है, नेमिंग किया गया है यहाँ पे दोनों बॉल्स का। और जो दूसरा सेकंड है उसका a2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ध्यान में रखना, ठीक है। और जो पुली है वो कैपिटल A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक आदमी बिठा देंगे पुली पे और वो देखेगा दोनों बॉल्स को, ठीक है। तो वो दोनों बॉल्स को देखेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू द पुली क्या एक्सेलरेशन आने वाला है। तो A1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली क्या होगा? A1 माइनस ऑफ A। A2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली क्या होगा? माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A। देखो, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए हो, ऊपर के डायरेक्शन को क्या ले लिए हो? पॉजिटिव ले लिए हो। तो डाउनवर्ड क्या होगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव वेक्टर, है ना भाई। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? आप देखो, तो पुली पे ही जाके बैठ जाओगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? एक बॉल ऊपर आते दिखाई देगा, दूसरा बॉल नीचे जाते दिखाई देगा, है कि नहीं। तो एक का एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली डाउनवर्ड होगा, दूसरे का अपवर्ड होगा, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। मानते हो कि नहीं? अब एक पुली में दो ब्लॉक लटके हैं तो एक जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा ना, है कि नहीं। अरे थ्रेड तो इनएक्सटेंसिबल है ना। तो इस अजम्पशन से दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होना है, तो मैग्नीट्यूड को सेम कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक एक्सेलरेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वही तरीका है कि -2 को अगर 2 से बराबर करना है तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या -2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बराबर कर दिया तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ गया इक्वेट करके? A1 माइनस A2/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली क्या आ गया? A1 माइनस A2/2। A1, A2 एंड कैपिटल A वेयर द एक्सेलरेशंस फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। किस फ्रेम से था? ग्राउंड फ्रेम से था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऐसे एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते हैं। याद रहे, फिर से मैं बोल दिया कि जो तीनों एक्सेलरेशन थे A1, A2 और A, ये किस फ्रेम से थे? ये ग्राउंड के फ्रेम से थे। आ गया समझ में? अब चलो, अब एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं इसी सिचुएशन को लेके, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्विक करूँगा मैं सिचुएशन, और ये जनरल फार्मूला हर सिचुएशन पे लग जाएगा। लाइक अगर इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम ले लूँगा तो तुम्हें और भी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो, एक पुली है जो AP एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जो 1 ब्लॉक है वो A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और जो A2 ब्लॉक है वो A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है कि नहीं। और ये सारे एक्सेलरेशन किस फ्रेम में दिए हुए हैं? ग्राउंड फ्रेम में दिए हुए हैं। किस फ्रेम में दिए हुए हैं? ग्राउंड फ्रेम में दिए हुए हैं। फिर क्या करेंगे, पुली पे जाके बैठ जाएंगे, पुली के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो पुली के रेस्पेक्ट में देखो, सारा एक्सेलरेशन लिख दिया। अब क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर होगा, तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, तो माइनस से किसी एक को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। माइनस से देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, A1 माइनस AP, जो कि A1 का रिलेटिव एक्सेलरेशन था विथ रिस्पेक्ट टू पुली, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और किसके बराबर कर दिया? A2 माइनस AP के बराबर करते ही हमारे सामने एक जनरल फार्मूला आ गया, क्या? AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2। तो जहाँ भी इस तरीके से पुली भी मूव कर रहा हो और उस पे जो दोनों बॉल लटके हुए हैं या ब्लॉक्स लटके हुए हैं वो भी मूव कर रहे हो, और उनका एक्सेलरेशन अगर ग्राउंड फ्रेम से तुम्हें पता हो, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? दोनों बॉल्स के एक्सेलरेशन का सम बाई 2, है कि नहीं। दोनों बॉल्स के या दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का सम बाई 2, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिलेशन वेलोसिटी में भी आ जाएगी।
एग्जैक्टली यही रिलेशन वेलोसिटी में भी आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, वेयर v1 एंड v2 आर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक्स। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? नोट्स में कर लो, लिख लो, लिख लो, हाथों हाथ बना लो नोट्स, हाथों हाथ बना लो। अभी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आने वाला है, साथ में सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम, एकदम फील है कि नहीं? तो ये रहा तुम्हारे सामने प्रॉब्लम। जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना एप्लीकेशन सीखे तो नॉलेज अधूरी रह जाती है, तो सवाल तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल सेम सिचुएशन दिया हुआ है, पुली भी मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के फ्रेम से जितने भी एक्सेलरेशन होंगे और जितने भी वेलोसिटीज़ होंगे उनका रिलेशन बता दिया है मैंने। पुली का जो एक्सेलरेशन होगा या पुली की वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, दोनों हैंगिंग ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का एवरेज होगा, है ना, या वेलोसिटी के एवरेज होगा पुली का वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड p2 का दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड p2 का दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हो, पुली 1 का vp1 मान लो, तो जो थ्रेड है जो पुली 1 से जुड़ा हुआ है वो भी vp1 से चलेगा। अरे है कि नहीं, चलेगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखो सारा ग्राउंड से है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए, ठीक है? ये सारे कहाँ से हैं, ग्राउंड से हैं। कई बार सवाल में घुमाने के लिए तुम्हें किसी और के फ्रेम से दे देगा तो तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे और गलत कर दोगे, मार्क्स कट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि ये ग्राउंड फ्रेम से हो, ये ध्यान रखना है। तो 10 को कैसे लिख सकते हो, vp1 प्लस vc/2। अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया और बता दिया था कि वेलोसिटीज़ का भी रेशियो यही रहेगा, लाइक सेम रिलेशन रहेगा। उसी तरीके से vp1 क्या हो जाएगा, vp1 देखो, vp1 देखो, तो vp1 किधर माने थे, ऊपर माने थे, तो ऊपर को पॉजिटिव माना है। देखो जब भी आप वेक्टर इक्वेशन डील कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन सेंस अपने मन में अज्यूम कर लेना है, आई एम फ्रीडम है, कैसे भी अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, तो -20 हो जाएगा और +10 हो जाएगा बाई 2। सॉल्व किया, vp1 की वैल्यू -5 आ गई, इससे ये पता चला कि vp1 जो है ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। आंसर आपको सही डायरेक्शन बता देता है ऑलवेज एंड ऑलवेज, तो टेंशन नहीं लेना है। vp1 को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो जो vp2 के लाइक रिलेशन से आया था, पुली 2 का जो रिलेशन है उससे जो इक्वेशन बनाया था उसमें डाल दिया, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, vc 25 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो यूटिलिटी समझ में आई, जो फार्मूला सिखाया स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, यूटिलिटी समझ में आया। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम HCV में भी है, तुम्हारे इधर उधर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ITS में आते रहेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो है सवाल जो है डिफरेंट डिफरेंट तुमसे पूछ सकता है। आकाश के मॉड्यूल में भी कई सारे सवाल हैं और लाइक फिट जी के भी मॉड्यूल में, तो देख लेना। अभी एक सवाल तुम्हारे सामने ले लेता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को करने के बाद मुझे नहीं लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे साथ साथ करो, कॉपी पेन उठा लो और लेट्स जॉट डाउन सम इक्वेशंस, राइट? तो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना लिया है। तो ये देखो, सारा जो पुली है वो स्मूथ है और क्या है, मासलेस है, ठीक है।
तो स्मूथ होने के कारण टेंशन अगल बगल बराबर हो जाएगा, और मासलेस होने के कारण टी टी को लाइक सम करके 2t लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे सामने सारा टेंशन लिख दिया। अब देखो क्या मान लिया हमने कि m ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है a3 डाउनवर्ड, और 2m ब्लॉक का भी a2 है, और ऊपर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा है उसका एक्सेलरेशन क्या है, a1 है। क्या है उसका एक्सेलरेशन, a1 है। ठीक है, तो जो हमने रिलेशन सीखा उसके मदद से हम क्या लिख देंगे, a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/2 लिख देंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 प्लस a3/2। a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/2। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दिया हमने यूजिंग द कंस्ट्रेंट, द पुली कंस्ट्रेंट्स। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। 2m का हमने न्यूटन लॉ लिखा, तो 2m को किधर मान लिया है, नीचे जाते हुए मान लिया है, तो 2mg माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 2ma2 आएगा। 2mg माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 2ma2 आएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से m का लिखोगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो mg नीचे आएगा, टेंशन ऊपर आएगा। किधर जा रहा है, किधर माना है जाते हुए, नीचे जाते हुए माना है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma3 आएगा। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma3 आएगा। इक्वेशन बना देता हूँ, फिर लंबा प्रोसेस है इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर a1 a2 a3 की वैल्यू निकालना। ठीक है, उस तरीके से m जो ऊपर सरफेस पे रखा हुआ है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, आगे की तरफ। सिर्फ उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, 2t फोर्स आगे लग रहा है, और नॉर्मल और mg तो बैलेंस हो गया है। एक इक्विलिब्रियम पे भी मैं एक सेशन ले लूँगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, और इस सेशन में तो मैंने एक एरोडोव का भी सवाल लिया है, तो स्टे ट्यून्ड। यूरोडोव भी आने वाला है और क्रोटोव भी आने वाला है, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो 3 इक्वेशन बन गया, तीनों को सॉल्व करके a1 a2 a3 निकाल सकते हो। मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया है, तो देखते जाओ। ठीक है, तो टेंशन को क्या लिख दिया है, ma1/2। तो टेंशन को उठा के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा, दोनों और सेकंड इक्वेशन में भी डाल दूंगा, तो यहाँ से 4mg माइनस ma1 इज इक्वल टू 4ma2 आ गया, और 2mg माइनस ऑफ ma1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2ma3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में डाल दिया बेसिकली टेंशन की वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखो, अब जो है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा कंस्टेंट से आया था। क्या आया था, a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/2। a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/2, तो डायरेक्ट a1 को डाल देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन जो आए t को रिप्लेस करने के बाद, इसमें a1 की वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूँ, a2 प्लस a3/2। ठीक है, तो a1 की जगह पे a2 प्लस a3/2 डालूंगा, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे इक्वेशन में t को रिप्लेस किया था, उसमें फिर से जो है a1 को a2 प्लस a3/2 डालूंगा, तो 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ a2 एंड a3। सॉल्व कर लेंगे खटाक खटाक। ठीक है, तो देखते रहो। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, जिसको मैंने स्मॉल केस a बोल दिया है। ठीक है, अब देखो जो दूसरा इक्वेशन मिला था t को रिप्लेस करने के बाद, उसमें भी a1 को रिप्लेस कर देंगे a2 प्लस a3/2 से, a2 प्लस a3/2 से उसमें भी रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो a2 प्लस a3/2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इंटू m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2ma3। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लो, इधर उधर अरेंज कर लो, और a2 और a3 के टर्म्स में एक इक्वेशन बना लो। 4mg माइनस ma2 माइनस ऑफ ma3 इज इक्वल टू 4ma3 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा।
अल्टीमेटली तुम्हें ही एग्ज़ाम में, यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तुम्हारे साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको बोल दिया स्मॉल केस बी। अब A2 और A3 का सेपरेट दो इक्वेशन मिल गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो A2 और A3 आ जाएगा, है कि नहीं। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास A3 की वैल्यू आ गई 7G/11। A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 7G/11। A3 की वैल्यू आ गई 7G/11। ठीक है। अब A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो A2 की वैल्यू आपके सामने आ गई है 9G/11। आपने सारा कैलकुलेशन किया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप नोटबुक में मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। तो देखो, अब A1 क्या था? A2 + A3/2। तो A2 और A3 का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से A1 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा कंस्ट्रेंट का, व्हेन पुली वाज मूविंग with acceleration AP, then AP is equal to A1 plus A2/2, where A1 and A2 are the respective accelerations of the hanging blocks. And if the velocity is Vp, then Vp is equal to V1 plus V2/2। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ गया, उसी कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हुए हमारे पास A1, A2 और A3 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो A1 आ गया 8G/11, A2 आ गया 9G/11 और तुम्हारा A3 आ गया 7G/11। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुमसे कोई सा भी वैल्यू पूछ सकता है। तो हमने सारा निकाल लिया। और टेंशन की वैल्यू भी पूछ सकता है वो, तो वो भी निकाल लोगे तुम, क्योंकि एक्सेलरेशन मिल गया है। तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अरे है कि नहीं? तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट हो, कोई सा भी छोटा सा भी अगर कोई क्वेश्चन आए तुम्हारे माइंड में, तो कमेंट करके पूछ लो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई गिव यू द आंसर इन द कमेंट।
तो अब चलो अब एक नया कंस्ट्रेंट सीखते हैं, ठीक है। पुली का तो सीख लिया, एक और सेशन बनाया था लाइक 1-2 दिन पहले, पुली कंस्ट्रेंट, पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट, तो उसको भी ज़रूर देख लेना, पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पुली का सारा काम हो गया है ख़त्म। अब जो है हम देखो एक और कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, तो इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होती है, नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होता है। एक लाइन में बोल दिया, याद कर लो, नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होती है और नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल के थ्रू हम कंस्ट्रेंट सीखेंगे। तो कंस्ट्रेंट में ज़्यादा थियरी नहीं होती है, इट्स लाइक बेसिक रीजनिंग। और अगर आपका दिमाग चलता है तो आप बिना किसी के पढ़ाए हुए भी आप जो है सवाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम देखते हैं, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और सब कुछ सीखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक स्फीयर है और एक वेड्ज से फंसा हुआ है वो, और वेड्ज जो है लेफ़्ट डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो तुमसे पूछ दिया है कि जो स्फीयर का होगा वो अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, स्फीयर की अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहला काम क्या करना है ऐसे सवालों में, पहला काम क्या करना है कि आपको Vx और Vy अज्यूम कर लेना है। ये किसकी वेलोसिटी होगी? ये स्फीयर की जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। किसकी वेलोसिटी होगी? स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो सेंटर ऑफ मास जब Vx चलेगा इन द x एक्सिस और Vy चलेगा इन द y एक्सिस, मतलब कि सारे पॉइंट्स चलेंगे Vx से इन द x एक्सिस एंड सारे पॉइंट्स चलेंगे Vy से इन द y एक्सिस। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। जेली मटेरियल तो है नहीं कि x एक्सिस में लाइक डिफरेंट स्पीड से हर एक पार्टिकल चल रहा है ना। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लो Vx और Vy हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज अज्यूम कर ली है। और यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, नॉर्मल के अलॉन्ग क्या करेंगे, वेलोसिटीज़ क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या कॉन्सेप्ट बोला? नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ इक्वल कर देंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग कांटेक्ट रखना है कि नहीं। अब जैसे देखो वेड्ज जैसे जैसे अंदर आएगा स्फीयर ऊपर जाएगा, कांटेक्ट तो कभी लूज़ नहीं करेगा ना। मतलब कि जो टचिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे स्फीयर की जो वेलोसिटी है और जो वेड्ज का जो टचिंग पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वो सेम है कि नहीं, डायरेक्शन में भी सेम है। अरे समझ आ रहा है? तभी तो वो कांटेक्ट में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते तो कांटेक्ट लूज़ हो जाता। अगर एक जो है ज़्यादा स्पीड से चलता तो स्फीयर जो है वो वेड्ज में है क्या कर देगा, वो धंस जाएगा, है कि नहीं। तो शेप भी मेंटेन रखना है और कांटेक्ट भी मेंटेन रखना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन। आया कि नहीं, फील आई कि नहीं? अरे फील आई कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल के अलॉन्ग सारे वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट लेंगे, वेड्ज का और सॉलिड स्फीयर का, और फिर उसको क्या कर देंगे, इक्वल, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी इक्वल है। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है, वो r/5 पे है कांटेक्ट पॉइंट, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुमसे वेलोसिटी पूछ दिया है कि स्फीयर कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, स्फीयर कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जहाँ पे टचिंग पॉइंट जो है बेस से r/5 है, टचिंग पॉइंट जो है बेस से r/5 ऊपर है। तो पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो एंगल निकाल लो। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, देखो तुम्हारे सामने यूज़ कर रहा हूँ। तो रेडियस है कैपिटल R, तो कितना ये ट्रायंगल बनते दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल का तुम्हारा बेस हो गया वो 4r/5 हो गया, हाइपोटेनियस r हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, धड़ाक से लिख दो। तो कॉस थीटा लिखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4r/5 r कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री लगा दिया, एंगल निकाल लिया। अब एंगल निकाल लिया तो जो है 30% काम हो गया। अब जो हम करेंगे नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे,
दोनों के वेलोसिटीज़ का, स्फीयर के भी और वेड्ज का भी, और उसको क्या करना है फिर इक्वेट करना है, तो सवाल हल हो जाएगा। तो इस सवाल को मैं दूंगा 5 में से 4, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है और पोटेंशियल लगता है कि आपको अटका सके एग्ज़ाम में। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो अब हम कंपोनेंट निकालेंगे। अब देखो कंपोनेंट लेने में कोई प्रॉब्लम है ना तो कमेंट कर दो, ठीक है, उस पर भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लाइक 15 मिनट में समझा दूंगा, है कि नहीं? और ऐसा समझ लोगे कि फिर पूरे कोर्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लो अब कंपोनेंट लेने वाले हैं। एंगल निकल के आ गया हमारे सामने। तो देखो यहाँ पे वी वाई जो माना है वो किसका माना है? स्फीयर का माना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वी एक्स जो माना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना है। तो वी वाई और वी एक्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 20 जो है वो किसका है? वेड्ज का है। 20 किसका है? वेड्ज का है। तो वेड्ज का जो नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 cos 53। 20 cos 53 देखो एंगल के हिसाब से कंपोनेंट ले रहे हैं, हटा साइन हटा कॉस, है कि नहीं? जिधर एंगल उधर कॉस, तो 20 cos 53। उसके बाद देखो वी एक्स का लिखेंगे तो अगेन नॉर्मल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, 53 डिग्री एंगल है, तो वी एक्स कॉस 53, वी एक्स कॉस 53, ठीक है। अब देखो वी वाई का निकालेंगे तो अब क्या है? वो 53 है, 53 है तो वो 37 हो जाएगा। तो वी वाई कॉस 37, कॉस 37। लाइक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें सारे वैल्यूज़ याद हैं, तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा, तभी तुम इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पे देखो कंपोनेंट आ गया, तो वी वाई और वी एक्स का जो कंपोनेंट है वो किसका है? स्फीयर का है, तो उसको सेपरेट लिखो। और 20 cos 53 किसका है? 20 cos 53 ये वेड्ज का है। तो 20 cos 53 को सेपरेट लिखा, उसको किसके बराबर कर दिया? वी वाई cos 37 cos 37 माइनस लिखा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि देखो वी एक्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वी वाई जो cos 53 है, cos 37 है, वो नॉर्मल के अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो नॉर्मल के जो टुवर्ड्स द स्फीयर है, नॉर्मल का डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मान लिया है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए वी एक्स कॉस 53 नेगेटिव हो गया है। क्या हो गया? वी एक्स कॉस 53 नेगेटिव हो गया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट लिए हो, तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन स्फीयर की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। अब तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है, वी एक्स तो ज़ीरो ही होना है। देखो स्फीयर का जो कॉन्टैक्ट है वॉल से, वहाँ पे वॉल की वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली स्फीयर की भी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट। तो वी एक्स डायरेक्टली वहाँ से ज़ीरो आ गया, वी एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, वी वाई की वैल्यू सॉल्व कर लिए। cos 37 4/5 होता है, cos 53 3/5 होता है, तो कितना हो जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो हमेशा क्या करो, इसी प्रोसीजर को फॉलो करो। जब भी ऐसा सवाल आए और स्फीयर दिया रहे या सिलेंडर दिया रहे, सिलेंडर का भी सवाल लेने वाला हूँ मैं अभी, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज़ मान लो वी वाई और वी एक्स, कॉम्पोनेंट ले लो नॉर्मल के अलॉन्ग, इक्वेट कर दो दोनों ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि मेंटेन करना है क्या? कॉन्टैक्ट पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले लिया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए लिया है, तो मेरे साथ साथ आप नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। देखो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, सीखने में टाइम नहीं लगता है, एप्लीकेशन करने में टाइम लगता है, तो आपको सवाल करने होते हैं। तो इस सवाल को करिए आप मेरे साथ, सब कुछ समझते चलेंगे, रीजनिंग करेंगे। तो देखो अगेन क्या करिए, फर्स्ट स्टेप क्या किया? फर्स्ट स्टेप स्फीयर का जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई मान लिया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मान लिया? वी एक्स मान लिया। अगेन वी एक्स ज़ीरो हो गया, क्योंकि वॉल से कनेक्टेड है, वॉल तो चल नहीं रही है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट मेंटेन करने के लिए अगर वॉल ज़ीरो स्पीड से चल रहा है तो वी एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वी एक्स अगर सेंटर ऑफ मास
की स्पीड है तो हर एक पॉइंट की स्पीड वी हो जाएगी स्फीयर के, तो वी को ज़ीरो होना पड़ेगा क्योंकि वो वॉल से कनेक्टेड है और वॉल जो है ज़ीरो स्पीड से खड़ा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वी वाई का ही जो खेल है, अब वी वाई का ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो वी वाई इधर आ गया। अब यहाँ पे एंगल निकालने का कोई झंझट नहीं पिछले सवाल की तरह, तो इसको मैं 5 में से 3.5 दूंगा क्योंकि पिछले सवाल में थोड़ा ज्योमेट्री भी यूज़ हो रहा था, तो वो लाइक एक अच्छा सवाल था। ये भी अच्छा सवाल है बट सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करवाना चाहता है। तो यहाँ पे देखो 53 हो जाएगा। तो वी वाई का क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हारा वेड्ज का जो सरफेस है, स्लोपी सरफेस, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, डॉटेड लाइन जो दिखाया है मैंने यहाँ पे देखो, वही नॉर्मल होगा। तो वी वाई जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका जो है नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या कॉम्पोनेंट आएगा, वी वाई कॉस 53। क्या आएगा, वी वाई कॉस 53। ठीक है, वी एक्स तो ज़ीरो ही हो गया, खेल ख़त्म। उसके बाद वेड्ज जो है वो राइटवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसका भी जो है नॉर्मल के लॉन्ग कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, 10 कॉस 37। कितना आ जाएगा, 10 कॉस 37। अब दोनों वेलोसिटीज़ क्या होंगी, वेड्ज का अलोंग द नॉर्मल और स्फीयर का अलोंग द नॉर्मल, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तभी कांटेक्ट रह पाएगा। तो इक्वेट कर दो और वी वाई की वैल्यू का टैक निकाल लो। कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, कॉस 37 कितना होता है, 4/5, कॉस 53 3/5, कट गया 4/3, है कि नहीं। और जो है 10 अलग से था तो 40/3। कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 40/3। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लिया हमने। पिछले सवाल ही जैसा था, उसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ हो रही थी, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। तो अगला सवाल जो हम लेंगे वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको मैं क्या करूँगा, 5 में से 5 दूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल जो आपके सामने आने वाला है वो और भी अच्छा सवाल है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, सिचुएशन अलग है। तो 40/3 इसका आंसर आ गया, वी वाई इज इक्वल टू 40/3, वी वाई इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्फीयर जो है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है सिर्फ 40/3 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वी एक्स ज़ीरो है। ठीक है, और ऐसे भी कॉमन सेंस तुम बता सकते हो कॉमन सेंस से कि किसी भी स्फीयर को ऐसे दबाओगे तो किधर जाएगा, वॉल में तो होल करेगा नहीं, तो ऊपर ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो कॉमन सेंस को भी चालू रखना है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसको कॉमन सेंस से मैच करके देखना है कि नहीं। ये भी आदत बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स में कई बार ऐसे आंसर आ जाते हैं जिसको कॉमन सेंस से मैच करना होता है, और आप अगर वैसा नहीं कर रहे हो तो आप जो है एब्सर्ड आंसर निकाल लेते हो, एब्सर्ड आंसर, है ना। तो चलो इन चीज़ों को ध्यान रखो। और ये सवाल आपके सामने है तो इसको मैं 5 में से 5 दूंगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दोनों वेड्स मूव कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड्स और 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्टवर्ड। अब जो पूछ दिया है तुम्हें स्फीयर की वेलोसिटी पूछ दिया है, तो अब वॉल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो प्रोसेस सेम रहेगा। वी वाई और वी एक्स मान लेंगे स्फीयर का, और जो है नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नॉर्मल होगा क्योंकि 2 कांटेक्ट पॉइंट हैं, एक राइट वाला वेड्स के साथ, ठीक है, और एक लेफ़्ट वाला वेड्स के साथ। तो नॉर्मल क्या ड्रॉ होगा, लेफ़्ट वाले वेड्स में नॉर्मल क्या होगा, जो स्लोपी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। राइट वाला वेड्स नॉर्मल क्या होगा, जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब सिंपली कंपोनेंट लेना है और इक्वेट करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट ले लीजिए, सवाल को बना लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख लो और मैच कर लो। नहीं आएगा तो साथ में समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो है वी वाई और वी एक्स का जो है हमने कॉम्पोनेंट ले लिया है। एंगल सारा तुम्हारे सामने दिया हुआ है, दोनों एंगल वेड्स का 53 डिग्री है। तो वी वाई क्या आ जाएगा, कॉस 53 अलोंग द नॉर्मल, उसके साथ साथ वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स कॉस 37 अलोंग द नॉर्मल। तो ये किसका आ गया, तुम्हारा स्फीयर का आ गया। तो ये लेफ़्ट वाले वेड्स के कांटेक्ट पॉइंट को हम सॉल्व कर रहे हैं, और 5 मीटर पर सेकंड से वेड्ज अंदर आ रहा है
लाइक राइटवर्ड्स जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड का भी हमें लेना पड़ेगा कॉम्पोनेंट अलोंग द नॉर्मल। तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 cos 37, 5 cos 37। ठीक है, अब सारा वैल्यूज़ डाल देंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ डाल देंगे यहाँ पे। 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3vy प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 20, 3vy प्लस वी एक्स, 3vy प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 20, 4vx इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आने वाली है, जो दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है विथ राइट वेड्ज, जो दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है विथ राइट वेड्ज उसके साथ आने वाला है। तो राइट वेड्ज जो है अंदर स्कूच इन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब उसका जो है 10 मीटर पर सेकेंड का कॉम्पोनेंट अलोंग द नॉर्मल लेना है। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो अलोंग द एक्स एक्सिस ही है यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और सरफेस जो है अलोंग द वाई एक्सिस है तो नॉर्मल अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अरे नॉर्मल अलोंग एक्स एक्सिस होगा ना। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या होना है -10, वी एक्स इज इक्वल टू क्या होना है 10 नहीं -10, समझा, क्योंकि डायरेक्शन में भी इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होता है टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस में, है कि नहीं। तो वी एक्स को अगर तुम पॉजिटिव माने हो, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो वी एक्स क्या आ गया, -10 के बराबर आ गया। वी एक्स क्या आ गया, -10 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वी एक्स को उठा के तुम जो है पहला जो इक्वेशन आया था उसमें डाल दो, वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से वी एक्स की वैल्यू तो आ ही गई है -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्फीयर जो है एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है -10 मीटर पर सेकेंड, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डाल दो यहाँ पे -10 डाल दो तो -40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वी वाई की वैल्यू आ गई आपके सामने 20 मीटर पर सेकेंड। वी वाई की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्फीयर जो है -10 से नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, और ऊपर भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब कि अगर नेट जो देखा जाए तो ये लाइक एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, एंगल वैंगल भी निकाल सकते हो तुम, तो उतना एनालिसिस नहीं पूछा है, फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है, नोट कर लें इसको। अगेन मैं बी वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट को समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से कि वो 10 से अंदर आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और शेप भी मेंटेन करने के लिए, अब जैसे वो 10 से अंदर आ रहा है और ये 5 से ही जा रहा है, तो क्या करेगा, स्फीयर को ही वो कर देगा ना, धंसा देगा, समझ आ रहा हो, उस पर प्रेशर लगा के उसको डेंट कर देगा, है कि नहीं। तो डेंटिंग पेंटिंग से बचने के लिए, सिर्फ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए क्या करना है हमें, 10 मीटर पर सेकंड से अगर वो लेफ्टवर्ड जा रहा है तो वेड्ज भी 10 मीटर पर सेकंड से अंदर आएगा। ठीक है, और स्फीयर भी 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्टवर्ड चलेगा। तो मतलब कि वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -10, वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी -10। तो इस तरीके से वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया, सवाल हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे जो है आगे कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं। अब रॉड और वेड्ज कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ तो स्फीयर और वेड्ज कंस्ट्रेंट देख लिया हमने। तो मान लो इस तरीके से एक रॉड है जो, तो यहाँ पे जो वेड्ज है ऊपर से और उस पर रॉड टिका हुआ है, तो रॉड जो है ऊपर से फिक्स्ड है, यहाँ पे दो लाइक समझ लो कि वॉल के बीच में, जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, और कंस्ट्रेंड है, सिर्फ नीचे आ सकता है, कंस्ट्रेंड है, सिर्फ नीचे आ सकता है। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट नहीं हो सकता है, देयर कांट बी अ साइडवेज मूवमेंट। तो नीचे आएगा तो वेड्ज को जो है किधर पुश करेगा, वो लेफ्टवर्ड पुश करेगा। तो इतना तो लाइक समझ में आता है, ठीक है ना। और जो है रॉड का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, उसको मान लेते हैं A2 मान लेते हैं। तो A2 और A1 में क्या रिलेशन है, यही ढूंढना है। A2 और A1 में क्या रिलेशन है, यही ढूंढना है। A2 और A1 में क्या रिलेशन है, यही ढूंढना है।
तो वेड्ज का जो एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है, यहाँ पे भी कांटेक्ट पॉइंट है, तो तुम्हें याद आ रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि कांटेक्ट पॉइंट के अलोंग जो वेलोसिटीज़ है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, रॉड की और वेड्ज की, रॉड की और वेड्ज की, ठीक है, इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। तो प्रिज्म का एंगल क्या हो गया तुम्हारा? थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालना है हमें, तो निकालो, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। तो इस तरीके से देखो, नॉर्मल के अलोंग हम एक्सेलरेशन का जो है कंपोनेंट ले लेते हैं और उसको क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो A2 नीचे आ रहा है, ये रॉड का है, तो A2 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? तो अलोंग द नॉर्मल क्या आ जाएगा? A2 कॉस थीटा आ जाएगा। उस तरीके से A1 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा अलोंग द नॉर्मल? तो वो आ जाएगा तुम्हारा A1 साइन थीटा। तो A2 कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 साइन थीटा, A2 कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 साइन थीटा, A2 कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 साइन थीटा। देखो कॉम्पोनेंट ले लिया है, फिर से बोल देता हूँ, जो A1 का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो 90 माइनस थीटा है, तो A1 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? A1 साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से A2 का जो है नॉर्मल के साथ एंगल है वो कितना है? कितना है? थीटा है, तो A2 कॉस थीटा हो जाएगा। A2 कॉस थीटा और A1 साइन थीटा को बराबर कर देना है। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? A2 अपॉन A1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? A2 अपॉन A1। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन between the acceleration of rod and the wedge constrained to move in this fashion, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कंस्ट्रेंट निकाल लिया है। तो इसी पे बेस्ड यूरोडोम में एक सवाल है, उसको मैं हाथों हाथ कर लेता हूँ, पूरा सॉल्यूशन करूँगा, ध्यान से देखना। और इस सॉल्यूशन को देखने के बाद तुम्हें वेड्ज और रॉड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, नॉर्मल के अलोंग जो है कांटेक्ट को रखने के लिए वेलोसिटीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जो भी ऑब्जेक्ट्स लाइक इन कंसिडरेशन है, तो उनके कंपोनेंट्स की, उनके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होती है, उनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होती है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था, बस सिचुएशन अलग है, सेटिंग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आपके सामने बन चुका है, बिल्कुल वही सेटिंग है। रॉड ऊपर जो है कंस्ट्रेंड है स्लाइड करके सिर्फ नीचे आने के लिए, और जो वेड्ज है वो किधर जाएगा? वो तुम्हारा राइट साइड जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल बना लिया हमने, नॉर्मल जो है N1, तो वेड्ज पे नॉर्मल N1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ से रॉड पे ऊपर लग रहा होगा, है कि नहीं। तो नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट N1 कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, N1 साइन अल्फ़ा आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। N1 साइन अल्फ़ा जो है वो वेड्ज को राइटवर्ड पुश करेगा, और N1 कॉस अल्फ़ा तो जो है उसके साथ बैलेंस हो जाएगा, जो ग्राउंड से वेड्ज पे नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। तो N1 साइन अल्फ़ा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेड्ज राइटवर्ड्स। उसके बाद यही N1 न्यूटन थर्ड लॉ से जो है रॉड पे लग रहा है। तो N1 का कौन सा कंपोनेंट रॉड पे लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। तो N1 कॉस अल्फ़ा लग रहा है, N1 कॉस अल्फ़ा, है कि नहीं। तो N1 कॉस अल्फ़ा और N1 साइन अल्फ़ा जो है वो किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टली, जो कि कौन बैलेंस कर देगा? जो दो वॉल बने हुए हैं जिसके बीच में रॉड फंसा हुआ है। तो वर्टिकली तो वो फ्रीली मूव कर रहा है,
तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दें तो वर्टिकल मोशन के लिए क्या लिख सकते हो, न्यूटन्स लॉज। n1 cos अल्फ़ा ऊपर, n1 cos अल्फ़ा ऊपर, और मास ऑफ द रॉड इनटू जी नीचे। अब यूरोडोव के सवाल में एक कंडीशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन द मास ऑफ द रॉड एंड द मास ऑफ द वेज। वो क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम डब्ल्यू, where W is the subscript for wedge and R is the subscript for rod, तो MW by MR is equal to ईटा। क्या है, MW by MR is equal to ईटा। तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तुम देख लेना यूरोडोव में क्वेश्चन पढ़ के। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। तो यहाँ से देखो MR जो है मास ऑफ द रॉड है, MR इंटू जी नीचे लगेगा। अब रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम आर जी विल डोमिनेट, तो एम आर जी माइनस ऑफ n1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू एम आर ए आर, है ना, जो ए आर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है। एंड दिस इक्वेशन इज बीइंग रिटन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, है कि नहीं, ग्राउंड से ये इक्वेशन लिखा जा रहा है। अब हम आ जाते हैं वेड्स के फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो n1 साइन अल्फ़ा जो है उसको हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। n1 cos अल्फ़ा की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो ग्राउंड से जो नॉर्मल आ रहा है वेड्स के, वो बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस्ड है, बैलेंस फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो n1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू। तो यहाँ से देखो n1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू आ गया। अब हम कांस्टेंट रिलेशन लिख देते हैं। तो दो इक्वेशन तो आ गया तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ से, रिस्पेक्टिव फ्री बॉडी डायग्राम से, है कि नहीं। रॉड का सेपरेट बनाया, फिर वेड्स का सेपरेट बनाया, उसके बाद जो है अब कांस्टेंट रिलेशन लिख लेंगे। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाएगा, और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, ए डब्ल्यू है, ए आर है कि नहीं, और एन है, ठीक है, नॉर्मल है। तो तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कांस्टेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रॉड का अलोंग द नॉर्मल और वेड्स का अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, बराबर होगा। तो यही करने वाले हैं। कंपोनेंट ले लो, देखो यहाँ पे ए आर नीचे है तो ए आर कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और ए डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल है तो ए डब्ल्यू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ए डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए आर कॉस अल्फ़ा। यहाँ से टैन अल्फ़ा क्या आ गया, टैन अल्फ़ा आ गया ए आर अपॉन ए डब्ल्यू। टैन अल्फ़ा क्या आ गया, ए आर अपॉन ए डब्ल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट रिलेशन भी लिख लिया, न्यूटन सेकंड लॉज भी लिख लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। साथ में सॉल्व करो, नोटबुक में इक्वेशन लिखो और फिर आंसर मैच कर लो। तो देखो यहाँ से n1 निकाल लिया है, और n1 को जो यूज़ कर लिया है हमने किस में, जो
रॉड का जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन सेकंड लॉ लिखा था उसमें N1 को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एम आर जी माइनस एम डब्ल्यू ए डब्ल्यू बाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम आर इंटू ए आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे हम, कॉट अल्फ़ा आ गया है कि नहीं, कॉट अल्फ़ा आ गया है, तो टैन अल्फ़ा ऑलरेडी पता तुम्हें ए आर अपॉन ए डब्ल्यू है, तो कॉट अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ए डब्ल्यू अपॉन ए आर, तो कॉट अल्फ़ा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो वेड्ज का आया था यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन, तो साथ में सॉल्व करते रहो, थोड़ा सा लाइक कैलकुलेटिव है। तो देखो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा तो तुम्हारे एक सवाल में दिया ही हुआ है, अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ द वेड्ज, तो उसके टर्म्स में तो आंसर आना ही है। तो हम क्या करते हैं, ए आर को ही रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए डब्ल्यू एंड अल्फ़ा, तो ए आर को क्या ले सकते हैं, ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा, है कि नहीं। तो यहाँ से ए डब्ल्यू कैंसिल हो गया, एम आर ए आर देखो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया उसको, ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वाले टर्म को राइट साइड ले गया, तो एम डब्ल्यू ए डब्ल्यू बाई टैन अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस एम आर ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा, एम आर ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा, ए डब्ल्यू इज़ एक्सेलरेशन ऑफ द वेड्ज, ए आर इज़ एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ क्लियर करके चलते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट, कोई सवाल आए तो कमेंट में लिख दो, ऐसे ऐसा चाहना नहीं चाहिए क्योंकि पूरी रीजनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ एकदम रीजनिंग करके, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, लाइक एवरी क्वेश्चन इज़ बीइंग आंसर्ड, वाई, लाइक बाय होम, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ देखो ए डब्ल्यू आपके सामने आ गया है, ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ए डब्ल्यू की वैल्यू आ गई एम आर जी टैन अल्फ़ा बाई एम डब्ल्यू प्लस एम आर टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो अब जो रेशियो दिया हुआ था, मासेस का रेशियो को यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है एम डब्ल्यू बाई एम आर की वैल्यू ईटा दी हुई थी सवाल में, जो ओरिजिनल सवाल है यूरोडोव का उसमें ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से ए डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, जी टैन अल्फ़ा बाई ईटा प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ईटा प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ए डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज आ गया है, एंड दिस इज़ अलोंग व्हाट डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, जो हमने सॉल्यूशन में अपने मान रखा है। ठीक है, उसी तरीके से ए आर निकाल लेंगे, तो ए आर और ए डब्ल्यू का तो रिलेशन तुम्हें पता ही है, तो वो कितना हो जाएगा, जी टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई ईटा प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरीके से ये सवाल भी हल हो चुका है, और मुझे नहीं लगता अभी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम रहेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेड्ज एंड रॉड सॉल्व कर लिया, समझ लिया, कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेड्ज एंड स्फीयर समझ लिया। अब एक छोटा सा और डिस्कस करूँगा, यहाँ पे एक और कांस्टेंट निकालने का एक नया तरीका होता है, पुली और जो ब्लॉक कांस्टेंट्स होते हैं वो तो हमने पिछले सेशन में सीख लिया था, तो ये जो नया तरीका है, एक और दूसरा तरीका, वो भी सीख लो, कुछ अधूरा नहीं रहना चाहिए, या सारे वेपन्स आपके क्लोजेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने एक सवाल है, सवाल के थ्रू सीख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पुली का सिस्टम है और मासेस हैं, तो जो लोअर मास है वो A2 से नीचे जा रहा है, जो लेफ्टवर्ड मास है वो A3 से नीचे जा रहा है, और जो A1 मास है वो राइटवर्ड जा रहा है। तो सब तुम्हें दिख रहा होगा कि थ्रेड ले रहे हैं, कोई थ्रेड दे ही नहीं रहा है, सब थ्रेड ले रहे हैं, कोई थ्रेड दे ही नहीं रहा है। A2 भी नीचे जाने के लिए थ्रेड मांगेगा, और A3 भी नीचे जाने के लिए थ्रेड मांगेगा, है कि नहीं। इट्स लाइक एक ऐसा घर जहाँ पे सब खर्च कर रहे हैं, कमा कोई नहीं रहा है, तो क्या होगा, उस घर का इकोनॉमिकल हालत ख़राब हो जाएगा। उस तरीके से ये सिस्टम में जो है, सिंस वायर जो है, थ्रेड है, वो इनएक्सटेंसिबल है, तो नेट मूवमेंट क्या होना चाहिए इस सिस्टम में, ज़ीरो,
कोई नीचे जा रहा है तो किसी को थ्रेड लूज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए थ्रेड का, इसमें 0 होना चाहिए। तो रीजनिंग से आंसर आ गया कौन सा, थर्ड। रीजनिंग से कौन सा आंसर आ गया, थर्ड, है कि नहीं, कि नेट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल पॉइंट्स वेयर द ब्लॉक्स आर मूविंग क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेटिंग में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। इसको देखने का एक और तरीका है जिसको मैं वर्क डन बाय टेंशन बोलता हूँ। तो देखो, ऐसे जितने भी पुली सिस्टम्स हैं, पुली एंड मास सिस्टम्स, इसमें टेंशन का नेट वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। टेंशन का नेट वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इसको हम इलेबोरेटली वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो तुम्हें दिखेगा कि टेंशन का वर्क डन हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सारे टेंशन का वर्क डन लिख देंगे। अब तुम्हें वर्क डन लिखने तो आता ही है, लाइक 9th का कॉन्सेप्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि हर जगह टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसलिए जो सारे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन ऐड करके लिख दिया और सब नेगेटिव आए हैं। ठीक है, A2 एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग x2 मान लिया, A1 के करस्पॉन्डिंग x1 मान लिया, A3 के करस्पॉन्डिंग x3 मान लिया, सारे वर्क डन को लिख दिया और इसको 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि नेट वर्क डन क्या होता है, टेंशन का, वो 0 होता है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट रिलेशन आ गया x में 4x2 + x1 + x3 = 0। तो जब x का ये रिलेशन है तो एक्सेलरेशन का भी यही रिलेशन होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट तुम्हारे पास आंसर कौन सा आ गया, C। ठीक है, तो जो दूसरा मेथड है निकालने का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट्स इन पुली एंड मास सिस्टम इज़ थ्रू वर्क डन ऑफ टेंशन। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को हम एक दूसरे सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। हर सवाल में लगना चाहिए और आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो ये सवाल को हम नॉर्मल जो मैंने मेथड सिखाया था, ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करके कितना थ्रेड कहाँ पे लूज़ हो रहा है, उससे भी कर सकते हैं। अभी हम किससे करेंगे, अभी हम जो है टेंशन के वर्क डन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पुली एंड ब्लॉक सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो प्रेफरेबल ये रहेगा कि पहले तुम आंसर निकाल लो, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो, कहाँ से कितना थ्रेड लूज़ हुआ, किसको जा रहा है, वो वाला मेथड यूज़ करके, है ना। और फिर टेंशन वाले जो वर्क डन ऑफ टेंशन जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके भी आंसर निकाल लो, दोनों सेम ही आएगा। तो यहाँ से देखो, जो हॉरिजॉन्टली जो ब्लॉक रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उस पर टेंशन किधर लग रहा होगा, तो अलोंग द थ्रेड। तो टेंशन देखो दिखा दिया। अब 10 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट क्या आएगा, अलोंग द थ्रेड, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अलोंग द थ्रेड ही हो रहा है ना। द डिस्प्लेसमेंट इज़ हॉरिजॉन्टली, बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल है थ्रेड के खींचने के लिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो अलोंग द थ्रेड हो रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 मीटर का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, अलोंग द थ्रेड 10 cos 37। ठीक है, 10 cos 37। टेंशन देखो ऊपर दिखा दिया। तो वर्क डन कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन यहाँ पे क्या आना है, नेगेटिव आना है। क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो T × 10 × cos 37 × टाइम, क्या करोगे, स्मॉल टाइम में एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा वर्क डन लिखेंगे, तो किसका लिख रहे हैं हम, तो मान लो बीच वाले पुली का लिख लेते हैं जिसमें V2 दिया हुआ है। तो टेंशन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये तो तुम्हें आता ही है, सारा पुली मासलेस और क्या है, स्मूथ है, तो 2T आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगेन वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -2T इंटू क्या लिखोगे, इंटू x2 लिखोगे, है कि नहीं। x2 मान लिया डिस्प्लेसमेंट, जो कि नीचे डाउनवर्ड हो रहा है, देखो दिखा दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो 2T इंटू x2 माइनस में आएगा। उस तरीके से V1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, T इंटू V1।
अब x2 को क्या लिख सकते हो, वी टी वेलोसिटी इंटू स्पीड टाइम भी लिख सकते हो, है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लिया, यूनिफॉर्म मोशन मान लिया, तो स्पीड इंटू टाइम v2 इंटू टी लिख दिया। अब देखो जो लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक है उसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तुम सोचो। देखो v1 ऊपर के डायरेक्शन में और टेंशन किधर है, टेंशन किधर है, सोचो, बताओ बताओ किधर है, ऊपर है। तो टेंशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब पॉजिटिव वर्क होना है। तो क्या मैंने सही लिखा है वहाँ पे, क्या सही लिखा है, नहीं वहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस टी इंटू वी वन इंटू टी आएगा, क्या आएगा, प्लस टी इंटू वी वन इंटू टी आएगा। तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो आप देखो सबको मिला के, सबको जोड़ के क्या रखना है तुम्हें, ज़ीरो करना है। सबको जोड़ के क्या करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है। तो cos 37 का वैल्यू लिख दो 4/5। अब कंपोनेंट क्यों लिया, ये जो हॉरिजॉन्टली ब्लॉक रखा हुआ है क्यों लिया कंपोनेंट हमने, 10 cos 37 क्यों लिया, क्योंकि 10 cos 37 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द थ्रेड, ठीक है ना। तो जितना उस स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस आएगा उतना ही थ्रेड बढ़ेगा, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सही कर दिया है, v1 को जो मैंने पॉजिटिव लिया था, जो नेगेटिव ले लिया था उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया आंसर, v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, देखो v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हमारे लाइक आज का सेशन कंप्लीट होता है। सारा कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिया हमने, वेज कॉन्स्टेंट, वेज स्फीयर, वेज रॉड, ठीक है ना। एक नया तरीका सीख लिया, वर्क डन ऑफ टेंशन, है कि नहीं। और मूविंग पुली का कांस्टेंट सीख लिया, एक यूरोडोव का अच्छा सा प्रॉब्लम कर लिया। तो एक फ्रूटफुल सेशन है। तो इस तरीके से सपोर्ट करते रहो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और आगे भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे। न्यूटन्स लॉ को अच्छे से पढ़ना है।